अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना न्याजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आइए मिलकर इस सुबह को मजीद खुशगवार बनाते हैं और सबसे पहले तो जिक्र करते हैं तोशा खाना का 21 साल का जो रिकॉर्ड हुकूमत ने पब्लिश कर दिया है, अब बल्कि पब्लिक कर दिया है। सबसे पहले तो उसका जिक्र करेंगे क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये 2002 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड है जिसको पब्लिक किया गया है। शहबाज शरीफ ने 2009 में वज़ीर आला की हैसियत से मिलने वाले तोहफ़े तोशा खाना में आज जमा करवा दिए। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी और तोशा खाना से किस किस वुज़रा ने, सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी कौन कौन से तोहफ़े यहाँ से लिए, कितने कितने पैसे उसके जमा करवाए, उसके एवज़ ये तमाम। सदर आरिफ अलवी साहब ने कुरान मजीद जो है वो अपने पास रख लिया, बाकी तोहफ़े जो है वो जमा करवा लिए। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ तोशा खाना से वैसे हासिल कर लिया। जमील, मुझे रोलेक्स की एक वॉच चाहिए, कहाँ से मिलेगी सस्ती और अच्छी? तोशा खाना से। अच्छा, जब ये सारा रिकॉर्ड सामने आया और मैं देख रही थी घड़ियां ही घड़ियां रोलेक्सों की, मुझे लगता है बारिश हो रही है। और मेरी तो वैसे मुझे पसंद भी बहुत है उसका। मुझे अगर बेसिक वो डेट जस्ट मॉडल ही मिल जाए ना, और तोशा खाना से अगर कोई 12-13 हज़ार में मिल जाए तो मुझे लगता है मिल जाएगी। आप बात करके देख, आप 5,000 में मिल जाएगी आपको। आप क्या बात कर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो घड़ी है, लेट से इसकी असल कीमत है 1 करोड़। आप उसकी कीमत लगवाएं, क्योंकि जिसने कीमत लगानी वो भी आपके, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसकी कीमत लगवाएं 10 लाख, ठीक है। तो मैं ना बड़ी परेशान थी जमील। मैं सोच रही थी मैंने रोलेक्स खरीदनी है और वो कोई 50-60 लाख की रोलेक्स है, तो मैंने सोचा कि चलो खरीद लूंगी, अभी कुछ टाइम लगेगा। पैसे जमा कर रही थी मैं, लेकिन तोशा 50 लाख की घड़ी की कीमत आप लगवाएं 50,000, ठीक है, और उसके एवज 5,000 रुपया देके आप घड़ी ले लें। ये वैसे ना ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, ठीक है, महदूद मुद्दत के लिए है। भाई मैं इतनी इंप्रेस हुई हूं ना कि वो जो रोलेक्स आप करोड़ में मिल रही है। बात सुने, ऐसी बातें ना करें। हाँ, सॉरी, कुछ सहाफियों के भी नाम आ गए हैं इसमें। कुछ सहाफियों ने भी वो तोहफ़े, हमारे नाम भी ना आ जाए। हमारे तो पता नहीं, लेकिन राना मुबश्शिर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं सर आप? राना साहब मैंने दसो, मैं रोलेक्स लेनी है, मैं किवें लवां? एक मिनट, आप हिना की बात में होगी। राना साहब, आपका नाम तो नहीं आ गया कहीं लिस्ट में? कोई नहीं सर, मैंने सारे पेजेस बड़े तफसील से देखे, मुझे आपका नाम कहीं नहीं मिला। भाई हमारे नहीं मिले तो अच्छा है। राना साहब हमारे बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और इस तरह के तोहफ़े की लिस्ट में जो है ना उनका नाम नहीं आ सकता। राना साहब, मैंने एक शेर तैयार किया है तोशा खाना का, ये जो डिटेल सामने आई है ना, तो इस पे मैंने एक शेर, अपना पर्सनल शेर तैयार किया है। अगर आप इजाजत दे तो सुनाऊं? रोलेक्स इसमें जरूर होनी चाहिए। सर, रोलेक्स के अलावा भी ब्रांड्स हैं, तो इसलिए मैंने घड़ियां वर्ड यूज कर लिया। चलो। वो शेर कुछ इस तरह है कि घड़ियां तो घड़ियां मर्सिडीज भी ना छोड़ी हमने, वाह, तोशा खाना से पाइनएप्पल के डब्बे भी ले लिए हमने। वाह 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 जमील, मतलब वजन था, काफी और अदीफ मिल रहे थे, और जो दर्द था ना इस शेर में वो मैं फील कर सकती हूँ। राना साहब, व्हाट डू यू से सर? एक बड़ा मसला कर दिया आपने। साथ हमारी दोस्त बैठी हुई है ना, बेचारी रोलेक्स मांग रही है, तुसी रोलेक्स से पैदा कर दियो उसको। सर वैसे रोलेक्स ने रोल नहीं दिता, सारे रोला डाल दिया बहुत बड़ा। एक गल ठीक है, वैसे रोलेक्स ने रोल देता है सारे। सही बात है। राज साहब, ये जो भी ये सारा मामला है, तोशा खाना का एक बयानिया बनाया गया। सबसे पहला इमरान खान के खिलाफ ये बयानिया बनाया गया कि तोशा खाना से घड़ियां ली और उसको बेचा और पाकिस्तान से बाहर भेजी गई और बदनामी हुई बहुत। और आप देखें कि अदालती हुक्म के बाद ये जो एक रिकॉर्ड, अभी तो ये सिर्फ 21 साल का रिकॉर्ड है सर, 2002 से पहले क्या लूटमार मची थी वो रिकॉर्ड तो भी आना है। तो आपको नहीं लगता कि जो इससे पहले हुकूमतें थी इनकी अपनी ही, कहूंगा मैं, सीधा सा सवाल करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने तो आज तक ऐसा कुछ ना किया, लेकिन चचा की हुकूमत ने सबके पोल खोल दिए और वो बयानिया भी खत्म हो गया। ये बात सही है वैसे। एंड देखिए, एक थोड़ा सा मुझे जो समझ आती है, जो डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, उनकी एक सर्टेन जो अमाउंट रखी हुई है उन्होंने, कि इस सर्टेन अमाउंट तक उन्हें गिफ्ट मिल सकता है। दिस इज वेरी अनयूजुअल।
क्योंकि किसी अमेरिकन डिप्लोमेट को किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा था किसी रिसेप्शन पे, तो दे सेड कि जी देयर इज अ सर्टेन अमाउंट, उस अमाउंट तक उन्हें गिफ्ट दिया जा सकता है. दिस इज वेरी अनयूजुअल and this was like education for me, and I said okay fine. So उन्होंने कहा जी पता नहीं कुछ $1000, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर्स, मुझे नहीं पता, लेकिन एक उस अमाउंट तक उन्हें दिया जा सकता था. अभी पता नहीं क्या है, बट दैट्स हाउ इट यूज्ड टू वर्क. ये बात सही है जमील, आपने मेरी दोस्त का ख्याल नहीं रखा और उस बेचारी को बेसिक रोलेक्स चाहिए, बेसिक वाला बेसिक मॉडल. राना साहब चले वो नहीं तो मर्सिडीज ही अगर मुझे एक मर्क की दे दी जाती वही बहुत थी. लेकिन राना साहब यहाँ पर सवाल ये करना चाहूंगी कि ये जो मर्सिडीज किस कानून के तहत जो है ना ये तोशा खाना से ली गई थी? देखिए कवानीन तो अल्टर होते रहे, चेंज होते रहे, अकॉर्डिंगली होते रहे, और उसमें आई वुड से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. बट अगर देखा जाए तो एक थोड़ी सी जो मुझे समझ आती है मेरी नाकस राय के मुताबिक, अगर आपको गिफ्ट देता है लाइक व्हेन यू आर हेड ऑफ अ स्टेट एंड सम लाइक गिफ्टिंग यू समथिंग, कोई आपको व्हाटएवर इट इज, और एक सर्टेन अमाउंट जो तरीकाकार बना हुआ ना कि फलां जो लोग हैं वो उसको असेस करेंगे एंड देन यू कैन बाय इट ऑफ, वो मुझे नहीं समझ आती वो क्या तरीकाकार है. वो तरीकाकार उसको ठीक होना चाहिए मेरे ख्याल में, उसको बेहतर होना चाहिए, उसमें कोई न्यूट्रल लोग होने चाहिए जो उसको असेस करें उसकी कीमत को और उसको प्रॉपर्ली असेस करें. सो अगर प्रॉपर असेस करके उसको बाय ऑफ कर लिया जाए तो आई पर्सनली थिंक कि उसमें कोई मजायका नहीं है. तो वो अगर आप उसको करेंगे क्या, देखें अब बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने तोशा खाना, आपको एक हेड ऑफ स्टेट है, ये जो भी है आप हैं, आपको गिफ्ट मिला, आपने उसको तोशा खाना में जमा करा दिया. अब उसमें वो जो गिफ्ट पड़ा हुआ है वो तोशा खाना के अंदर उसको कहाँ जाएगा, मतलब उसको कैसे आप करेंगे, मतलब उसको अगर सेल आउट करना हो, जैसे जमील ने लेना हो या आपने एक बेसिक अगर घड़ी लेनी हो 1.5 वाली. सर मुझे तो 6 लाख की मर्सिडीज ले दे, मैं हैप्पी हूँ. सर मुझे 30,000 की आप रोलेक्स ले दे, मैं भी हैप्पी हूँ. इस तरह करो तो मैं बनू ले दो. ये भी सही है राना साहब. अच्छा राना साहब, रिलेटेड टू तोशा खाना, सर आखिरी सवाल के, क्या आपको लगता है कि नून लीग का अब ये जो बयानिया था कि तोशा खाना से इमरान खान ने तहफ़ लिया और फिर उसको बेच दिया, तो अभी भी इस बयानिए में कोई दम खम बाकी है? I personally think ये बड़ा एक बहुत छोटा सा एक काम है. उसको ये मतलब ऑफ एंड ऑन सेल किया जाता है PDM की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन को मज़ा नहीं आया. तो मतलब कोई बड़ी चीज़ होती ना, जैसे कहा जाता है कि जी उसने फलां करप्शन की है, या उसने इमरान खान ने फलां चीज़ें बेच दी हैं, या फलां जगह पे फैक्ट्रियां लगा ली हैं, या फलां जगह पे मुल्क से बाहर उसने घर खरीद लिए हैं, या वहाँ पे महल खरीद लिए हैं, तो फिर तो समझ आती थी. ये मुझे नहीं, मतलब इतना कन्विंसिंग नहीं है. पर ठीक है, पर आप उसके नॉर्म्स और एथिक्स जो है इमरान खान के, जिस तरह वो कहता है, वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स इन अ बैड टेस्ट. लेकिन इसमें कोई वो कहा जाए ना कि बहुत बड़ी को बात होगी है, तो वो मुझे नहीं समझ आती, वो मुझे आई डोंट बाय दैट. लेकिन देन अगेन वो जो जिस नॉर्म्स और एथिक्स और की बातें करता है इमरान खान, उसके मुताबिक देखा जाए तो इट्स इन अ बैड टेस्ट. बिल्कुल सही. अच्छा राना साहब, PTI को रैली की मशरूत इजाज़त मिल गई है लाहौर में, थोड़ा इसका जिक्र करेंगे क्योंकि गुज़श्ता रोज़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और जवाज़ ये पेश किया गया कि मैच की वजह से ऑलरेडी कुछ रूट्स हैं, डाइवर्जन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा एक कयास हो जाएगा सड़कों पर. तो अभी आज इजाज़त मिल गई है PTI को. अच्छा मशरूत रैली है, उसके पॉइंट्स बड़ा तफसील के साथ आपकी भी नज़रों से गुजरे होंगे, लेकिन सर क्या कहेंगे आप कि इतने एपिसोड्स होने के बाद जब PTI ने रैली निकालने की जल्द से जुलूस की कोशिश की, तो जिस तरह उनके साथ बर्ताव किया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से या सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से, केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब, क्या अभी भी लगता है आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई अंदेशा है ऐसा? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी हो सकता है. अगर आप देखें, आपको फुटेज देखी होंगी आपने, एंड उससे एक आध दिन आगे पीछे मैं भी लाहौर में ही था,
और मैंने देखा कि वहाँ पे लोग जो जिस तरीके से पुलिस वालों ने जिस तरीके से हैंडल हो रही थी, पुलिस हैंडल कर रही थी, या फॉर दैट मैटर उसको मैं दूसरे एंगल से भी देखूंगा, जिस तरीके से पीटीआई के कुछ लोग, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ लोग वो भी डंडे उठा के फेर रहे थे, ठीक है। सो मतलब कि वो ठीक है, डेटरेंस हो सकता है उन वर्कर्स की तरफ से, पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से डेटरेंस हो सकता है, या अपनी हिफाजत के लिए हो सकता है, या व्हाटएवर। लेकिन देन अगेन अगर वो भी कुछ चले, 4 लोग भी 10 लोग भी वहां पे डंडे उठा के फिरेंगे पीटीआई वाले, तो वो फ्लेयर अप होगी सिचुएशन ना, वो सिचुएशन फ्लेयर अप हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो भी कोई हाथ होला नहीं रखा ऐसी, उन्होंने भी दबा के रखा ऐसी काम, ठीक है। It's going ugly every day passing by, and personally think, and if these guys don't sit together, if these politicians, these leaders don't sit together, I personally think it's going to be a serious situation in the days to come, and it can lead to anything, and it can lead to anything, lead to any situation, and that situation could be मतलब कुछ भी हो सकता है। हमारी पॉलिटिक्स जो है दैट इज वेरी स्लिपरी, वेरी इट्स अ स्लिपरी फील्ड, बट देन अगेन कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग जो पुराने सहाफी है, एडा पुराना नहीं है, मैं आपसे जरा खुश ना हो उसको कह रहा, लेकिन सर मेरे से ज्यादा ही ना खुश हुई है सर। लेकिन हम लोग जो पुराने साफी, हम लोग कहते थे यार डेमोक्रेसी चलती रहे, किसी भी तरह की हो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन लोग बददिल होना शुरू हो जाते हैं जब लीडरान से अगर वो नहीं बैठते, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीडीएम के कुछ लोग हो, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हो, अगर नहीं बैठेंगे, इफ दे डोंट सिट टुगेदर, इफ दे डोंट हैव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राणा साहब। जिले शाह केस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? वेल उस पे देखें, मैं उस पे बड़ी ट्रिकी सी एक सिचुएशन है उसमें, टू टेल यू ऑनेस्टली, उसकी इन डेप्थ जो मेरे पास कोई इंटेल नहीं है, मेरे पास कोई उसकी आई वुड से कि मैंने उसको इन डेप्थ जाके स्टडी नहीं किया, मेरे पास कोई वो नहीं है, बट इट कैन बट इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आई कैन से दिस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक हो गया। राणा साहब, इस वक्त अगर हुकूमत की बात करें तो 2 चैलेंजेस जो हैं हमारी हुकूमत को दरपेश हैं, एक मईशत की बेहतरी और दूसरा इलेक्शन। क्या हुकूमत इन दोनों चैलेंजेस से निपट पाएगी? क्या लग रहा है आपको? I don't think so. मेरा नहीं ख्याल कि अगर इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इकोनॉमी में से जो रिलीफ मिलेगा वो it's going to be a breathing space for a very very short span, और बहुत छोटे अरसे के लिए, बहुत थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि द अमाउंट which इसाक डार is committing is के जून तक आप हमको $5 बिलियन मिल जाएंगे। दिस इज इसाक डार कह रहा है कि $5 बिलियन मिल जाएंगे जून तक। अच्छा, इवन इफ यू गेट लाइक $5 बिलियन जून तक, तो आप क्या समझते हैं इट्स गोइंग टू वर्क? नो, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क आउट। इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर पाकिस्तान। आप इतनी मल्टी नेशनल्स हैं, आप मल्टी नेशनल्स आप बाहर जाके देख लें, वेस्ट में देख लें, अमेरिका में देख लें, छोटी वॉलमार्ट है, जेसी पेनी है, मेसीज है, मतलब छोटी छोटी वहाँ पे मतलब के मल्टी नेशनल्स हैं, उनके बजट आप देखें वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, और उनके वहाँ पे इतना पैसा उन मल्टी नेशनल्स के अंदर है। सो आप अगर कहेंगे कि $5 बिलियन मिल जाएंगे, जून तक मिल जाएंगे, और आपके दोस्त अहबाब भी दे देंगे, IMF भी दे देगा, तो इट्स बहुत, आई वुड से इट्स पीनट्स, एंड उससे आपकी जिंदगी को चेंज नहीं हो जाएगी, अवाम की जिंदगी को बदल नहीं जाएगी, और कोई रिलीफ नहीं मिलेगा उससे एज सच। और बाकी रहेगी बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शन देखें, इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं बार बार कहता हूँ कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप देख लीजिएगा, जब तक ये बैठेंगे नहीं, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, चाहे पिंडी वाले डंडा सोटा करें, इनको बिठा दें या जो भी हो, तो अगर ये पॉलिटिशियन मिलकर बैठेंगे नहीं और अपने इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट ही किसी ने नहीं मानना। जो हार जाएगा जी मैं नहीं मनदा जी, तुसी इत्थे 40 हल्के खोलो, सो वो बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आप जो मर्जी करा लें, इलेक्शन करा लें, जो मर्जी करा लें, जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, ठीक है,
उस वक्त तक तो पॉलिटिशियन एक पेज पे होना जरूरी है। ठीक है, आप इख्तिलाफ करें, आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस उस पे आप बैठ के TORs बना के, एजेंडा बना के बैठ जाएं और उसके अंदर बैठ के आप सारी चीजें सॉर्ट आउट करें और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। किसने रोका इलेक्शन की तरफ जाने से? लेकिन इस तरह मतलब वेरी प्रीमेच्योर अगर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, थिंग्स वोंट वर्क आउट and it's going to be I don't think so कि कोई चेंज आ जाएगी, उसमें ब्लेम गेम रहेगी। अच्छा राणा साहब आएगा पड़ जाएगा पे आ जाएगा उससे। सही। राणा साहब, आपने मिल बैठकर एक पेज पर आने की बात की है, तो इसहाक डार साहब ने तो गुज़श्ता कुछ दिन पहले कहा था कि मिसाक मुशत करते हैं। सर, ये मिसाक मुशत ज़रा समझा दें, ये क्या होती है मिसाक मुशत? तमाम पार्टीज एक पेज पे हो, तो वो तमाम पार्टीज तो ऑलरेडी हुकूमत में है, तो वो मिसाक मुशत की ऑफर किसको कर रहे थे? सिर्फ एक इमरान खान को? और मिसाक मुशत में क्या होता है? क्या इंतखाबात के बयानिए से हट जाएं? क्या वो जलसे जुलूस रैलियां निकालना बंद कर दे? मतलब वो होती क्या है मिसाक मुशत? देखिए जी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है बेसिकली एक दफा जब नई हुकूमत आई थी PTI की, तो मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की इमरान खान साहब से। मेरे ख्याल में पहला महीना था या दूसरा महीना था, तो आई सेड कि यू शुड गो फॉर चार्टर ऑफ इकोनॉमी जी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के जिसकी भी हुकूमत हो, वो चाहे वो रहे ना रहे, एक इकोनॉमी के एक फ्लो में चलती रहेगी। ठीक है जी। और उसमें फवाद चौधरी साहब भी साथ थे उनके, इमरान खान साहब के साथ। तो फवाद चौधरी साहब सेड कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकती, एंड आई हैव सेड कि जी कैसे क्यों नहीं हो सकती, मुझे जरा बता दें, एजुकेट कर दें मुझे। हो सकता है मैं मेरी तो अपनी इकोनॉमी एडी अच्छी नहीं है वैसे, लेकिन मतलब मुझे एजुकेट कर दें, तो हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे ख्याल में उसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी हुकूमत आए, जो भी सिस्टम है, जो कुछ भी होता रहे, एक इकोनॉमी की फ्लो चलती रहे। उसमें एज सच मतलब कि 19-20 का फर्क हो सकता है उसकी पॉलिसी में, लेकिन बड़ा कोई चेंज ना आए और इकोनॉमी जो है स्मूथ रन करती रहे मुल्क की। एंड विच आई पर्सनली is a good step, but I don't think so anyone is going to work out on these things। कोई बैठ के इस पे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को, पॉलिटिशियंस को अपने चक्कर में कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने के लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए होती है ना, तो वो वजह ही खत्म हो जाएगी, तो फिर आगे क्या क्रिटिसाइज करेंगे? महंगाई की बात। बिल्कुल सही। सर, टाइम कम है, तो मैं बस आपसे एक सवाल पूछूंगा, लास्ट कमेंट, आई थिंक सो या आई डोंट थिंक सो में आपने सिर्फ जवाब देना है, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। कि आपको लगता है ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, इसमें तो 12 जमातें तो ऑलरेडी, बल्कि 13 जमातें हुकूमत में बैठी हैं, तो क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी इन हालात में हो सकता है? मतलब अपने अपने हिस्से और करप्शन और वो सारे रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पहली तो बात मुझे ये बताएं, आपने कहा जी वक्त बहुत कम है। वक्त बनू के कम तो है, बाकी काटे वक्त, लेकिन जेड़े बैठे हुए ने उन्होंने वास्ते भी काटे, क्योंकि थिंग्स कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। सर मैं समझ गया। आई गॉट योर पॉइंट। राणा साहब, बात करेंगे महंगाई की नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म के बावजूद गिरा फरोशी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये एक तो गिरा फरोशी पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा, मार्केट में इस वक्त अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्लैक मार्केट में किस तरह आजकल कार्टेल्स एक्टिव हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ आदादो शुमार आपके साथ शेयर करते हैं कि मजमूई महंगाई की जो शरह है वो 43% पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत। आप देखें कि जो गरीब है, जिसकी 20-25 हज़ार रुपए माहाना आमदन हो, वो 4 से 5 लोगों का ख़ानदान किस तरह से वो पाले और किस तरह से वो उनको फीड करे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत क्या कर रही है, क्या इक़दाम अमली तौर पर किए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 चीज़ों की जो ज़रूरत अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। अब 29 दैट्स वे टू मच। और महंगाई बढ़ गई है। एक आम आदमी की दस्तरस से, आए दिन इस पर बात करते हैं कि अब रोटी जो है ना, उसकी पहुंच से, उसकी दस्तरस से दूर हो गई है। और जब रमज़ान आता है तो रमज़ान की आमद से पहले सस्ते बाजार लगाए जाते हैं। क्लेम किया जाता है कि वहाँ पर जो अशियाए खुर्द-व-नोश उनकी कीमतें जो है वो काफ़ी कम होंगी, सस्ते बाजार लगाए जाते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है चीज़ों की वो उस तरह से नहीं होती, कीमतें भी ज़्यादा
ज्यादा होती हैं, एक आम आदमी कितना सफर करता है सारे उसमें। ये बिल्कुल, अभी हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो मार्केट की सूरत हाल जानते हैं। बिल्कुल। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान, इस्लामाबाद ओवैस मुगल और कराची से अब्दुल हबीब खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊंगा मैं। लाहौर की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, जरा तफसील से बताइए। और लाहौर में अगर आप देखें तो तकरीबन ये हर साल वाला ही फिनमिना है। जब भी रमज़ान आने वाला होता है तो उससे पहले जो है मुनाफाखोर मुतहरक हो जाते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल है कि सब्जियां हों, फल हों, गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमतों में इजाफा मुसलसल जारी है। सबसे बड़ी जो बात है वो कीमत के अलावा मयार की है। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे उनमें अव्वल दोम सोम दर्जा होते हैं, फ्रूट में ख़ास तौर पे वहाँ पे ये बड़ी कैफियत है इस वक्त। जैसे आलू है, उसकी 4 किस्में हैं, एक अव्वल दर्जा, दोम है, सोम है। तो आपको वो अव्वल वाला जो रेट पे आपको सोम बिकता नज़र आएगा। इसका केला जो है उसका स्पेशल रेट है, एक स्पेशल कीमत होती है। अव्वल होता है, दोम होता है, सोम होता है। तो उसमें भी आपको जो दोम वाला जो है वो स्पेशल रेट में मिलेगा। इसका तकरीबन 300 रुपये के करीब जो सरकारी रेट है केले का और सेब का। लेकिन कहीं भी सरकारी रेट पे सेब या केला नहीं मिल रहा। और ये वो दो चीज़ें जो बड़ी अहम होंगी रमज़ान में। आलू जो है, जो कि बिल्कुल मकामी फसल है और उसकी अभी नई पैदावारी आई है, अभी मार्केट में उकाड़ा से अभी भी कई जगहों से आ रहा है आलू, लेकिन आलू की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। प्याज है जो कि मकामी भी आना शुरू हो गया है इस वक्त, और जो गैर मुल्की प्याज है वो भी काफ़ी सारा है। लेकिन जो मकामी प्याज है उसकी जो इब्तदाई कीमत जो है हल्के सल्के प्याज का 120 रुपये किलो मार्केट में है, जो कि अगर ओपन मार्केट में आगे जाएगा बाज़ारों में तो उसकी कीमत जाके 150 से कहीं कम नहीं है। गोया कि जो वो एक तासर होता है आमतौर पे कि मार्च और अप्रैल जो है पंजाब में सब्जियों के महीने होते हैं जहाँ पे सस्ती सब्जियाँ होती हैं। इस तरह जो नवंबर और दिसंबर सस्ती सब्जियों के महीने होते थे उस मामले ख़त्म हो चुके हैं। अब वो जो एक बेंचमार्क बन चुका है महंगाई का, जैसे आपने भी जिक्र किया कि 43%, 43% पे महंगाई ईयर ऑन ईयर पहुँच गई है। तो उसी बेंचमार्क में चीज़ें आगे जाएंगी, कम नहीं होगी। आगे भी जो रमज़ान है अभी 10 दिन के करीब जो वक्त रहता है, लेकिन सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो चुकी है। दालें हो, गोश्त हो, अब देखें ना जैसे गोश्त है तो उसकी कीमत जो अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो जो मटन है वो 2400 रुपए से कम नहीं मिल रहा लाहौर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद लुकमान साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। चीज़ों की कीमतों में बेहद इजाफा हो गया। अब कराची चलते हैं, अब्दुल हबीब से जानते हैं कि वहां पर महंगाई की क्या सूरत हाल है और चीज़ों की अगर क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी किस तरह से है सब्जियों की, फलों की? बिल्कुल, देखिए लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कराची की सूरत हाल भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। और कराची में एक तरफ जो कीमतें हैं वहाँ उनमें इजाफा हम देख रहे हैं कि जो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक तरफ जो इम्पोर्ट्स का प्रेशर है, डॉलर की कीमतों का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ मनमाना जो इजाफा है वो कीमतों में देखने में आ रहा है। गिरा फरोशी जो है वो फिर एक बार उरूज पर पहुंच चुकी है। रमज़ान में अब सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं उनमें मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। दाल हो, आटा हो, चीनी हो, सब्ज़ी हो, फल हो, तमाम तर चीज़ें इस वक्त कराची वालों की जो पहुँच है उससे दूर होती जा रही हैं। बिलखुसूस अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल रमज़ान की बड़ी सौगात होते हैं। दस्तरखान पर हर कोई चाहता है कि इफ्तार के वक्त जो है वो फलों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस वक्त केले, सेब और इसके अलावा दीगर जो फल हैं उनकी कीमतों की बात करें तो सरकारी लिस्टें जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जाती हैं, उन प्राइस लिस्टों पर हम देख रहे हैं कि अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा है। वही लाहौर वाली सूरत हाल है कि अव्वल दर्जे का जो केला है जिसकी कराची में आज कीमत 163 रुपये कमिश्नर कराची की लिस्ट में मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स हम मार्केट में जाते हैं तो दोम दर्जा जो केला है वो इस वक्त 180 रुपये दर्जन तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर अव्वल दर्जे पर चले जाते हैं तो वो 200 रुपये से तजावुज़ कर चुका है, जबकि अभी रमज़ान की आमद हुई नहीं है। तो रमज़ान जैसे जैसे करीब आता जाएगा तो उम्मीद जो हमेशा की तरह होती है कि कराची वाले चाहते हैं कि सस्ती चीज़ें
मिले, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर मुनाफाखोरी जो है वो बढ़ जाती है और कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जिसमें इस वक्त बिलखुसूस सबसे खसूसी तौर पर बात करें आटा और तेल की, तेल इस वक्त कराची में अगर कंपनी वाली तेल की बात करें तो वो इस वक्त तकरीबन 700 रुपये पर लीटर पहुँच चुका है। 35 रुपये का 5 लीटर का जो कार्टन है वो हो चुका है, जबकि खुले तेल की भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। 680 रुपये फ़ी लीटर जो है उसकी कीमत पहुंच चुकी है। इसी तरह से अगर आटे की बात करें जो कि बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी जो है वो खानी है और उसकी जो कीमत है वो 1300 रुपये जो कि इस वक्त फुलार मिल की जानिब से मुकर्रर है और वो मार्केट में 1350 रुपये का 10 किलो का थैला है जो कि फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन वो आटे की जो क्वालिटी है वो इतनी मेयारी नहीं है कि कराची वाले उस आटे की तरफ ज़्यादा रुख करें। तो जो मेयारी आटा है, जो खाने लायक आटा है, उसकी तरफ अगर जाते हैं तो वो तकरीबन इस वक्त 1600 रुपए से लेके 1800 और 2000 रुपए का 10 किलो का थैला पहुंच चुका है। तो कराची में महंगाई रमजान से पहले ही शहरियों के लिए जो है वो बोझ बनती जा रही है। ठीक है, अब्दुल्ला भी हमारे साथ रहिए क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुनाफाखोरी इतनी क्यों बढ़ चुकी है और गिरा को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, जिम्मेदारी किसकी है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों की सूरत हाल जानते हैं। अवैस मुगल, आप बताइएगा जुड़वा शहरों में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी, जुड़वा शहरों में महंगाई की जो सूरत हाल है वो पूरे मुल्क की तरह बिल्कुल उसी तरह है। हफ्तावार महंगाई में 1.37% तक इजाफा हुआ है और जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि जो सरकारी रेट्स पर चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, सरकारी रेट यहाँ पर थमा दिया जाता है और जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पर थमा दी जाती है। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि जो सरकारी रेट है उस रेट से ऊपर की जो चीज़ें हैं वो हमें मंडी से मिलती है, तो हम सरकारी रेट पर देकर अपना नुकसान नहीं कर सकते, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो मनमाने रेट्स पर चीज़ें जो है फरोख्त की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखने में भी आई है कि एक सेक्टर में मुख्तलिफ दुकानों में दुकान वाले ने अपने रेट्स लगाए हुए हैं। 2 दुकानें हैं जहाँ पर एक तरफ टमाटर 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि दूसरी दुकान में 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसकी क्या वजह बताई जाती है? कोई वजह बताई नहीं जाती और दुकानदारों का ये कहना है कि हमें मंडी से सामान महंगा मिलता है, जिसके बाद जो है हम यहाँ पर अपना मुनासिब सा मुनाफा रखकर इसको फ़रोख्त कर देते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो सरकारी आटा दस्तयाब है उसकी जो सरकारी रेट है वो 645 रुपये जो है वो 10 किलो के थैले का जो कीमत है। लेकिन इसके बावजूद वो ही आटा दुकानों पर भी दस्तयाब है, लेकिन 680 रुपये में। अब कोई बंदा पूछने वाला नहीं है कि जो सरकारी आटा यहाँ पर गाड़ियों में फ़रोख्त किया जाता है जिसकी जो सरकारी कीमत है वो 645 रुपये है, लेकिन वो दुकानों पर क्यों मिल रहा है और दुकानों पर 680 रुपये के हिसाब से 10 किलो का थैला क्यों मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम दीगर गोश्त की बात करें तो चिकन जो है वो भी आए रोज़ उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। जो जिंदा मुर्गी है वो 410 रुपये से लेकर 450 रुपये तक यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है और जो गोश्त है वो 680 से लेकर 750 रुपये तक यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। हर किसी ने जो है अपनी अवैस मुगल, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। मोहम्मद लुकमान और अब्दुल हबीब, आपका भी बहुत शुक्रिया से हमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। अब सवाल यही है कि सरकारी निर्खनामे के बावजूद गिरा फरोशी इस हद तक बढ़ चुकी है, किसकी जिम्मेदारी है ये, इस पर अमल दरामद करवाना किसकी जिम्मेदारी है, और फिर सरकारी रेट के मुकाबले उसकी महंगाई इतनी ज़्यादा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल है से कि सूबाई हुकूमत वो केयर टेकर हो या फिर कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो क्यों नाकाम दिखाई देती है इन कार्टेल्स के सामने। ये एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं आपके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हज पॉलिसी 2023 की वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल 50% हजाज प्राइवेट हज के तहत हज कर सकेंगे और बैरून मुमालिक से जो पाकिस्तानी डॉलर्स में अदायगी करेंगे वो कुरानदाजी में शामिल नहीं होंगे। मुल्क भर में हज दरख्वास्तें जो हैं वो 16 मार्च से वसूल की जाएंगी और हज फॉर्म 14 मार्च से नामजद बैंकों में दस्तयाब होंगे। इस साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए उम्र की बालाई हद खत्म कर दी गई है, ताहम रेगुलर हज स्कीम में 5 साल में हज करने वाले जो हैं वो दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। और शुमाली रीजन के लिए हज अखराजात का तखमिया 11,75,000 लगाया गया है। और अगर शुमाली रीजन की बात करें तो उसमें इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद, सियालकोट शामिल हैं। बिल्कुल, और इससे हम बात करते हैं उमर भट्ट, स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर, इस वक्त हमारे साथ है। उमर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग।
जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा उमर भट्ट साहब, ये सबसे पहले तो ज़रा तफसील से बता दें, आवाम में बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो हज पॉलिसी 2023 है इसमें इसके चीदा निकात क्या है, क्या चेंजिंग्स की गई हैं इसमें, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से आने वालों को जो डॉलर्स की शक्ल में पेमेंट करेंगे उनके लिए कुरानदाजी भी नहीं होगी, तो उस पर भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या सिर्फ वो डॉलर्स ही होने चाहिए, पाउंड्स या कोई और करेंसी नहीं होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि गुज़श्ता काबीना के इजलास में वफाकी काबीना ने सरकारी हज स्कीम 2023 की पॉलिसी मंजूर कर दी और जिसका ऐलान फिर अगले दिन वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने यहाँ पे वजारत में ही ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और हज पॉलिसी में जो इस दफ़ा जो मेन चेंज है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। बाकी हज पॉलिसी मोरल तकरीबन एक जैसी है, क्योंकि माशाल्लाह गुज़श्ता कई सालों से हम हज पॉलिसी को इम्प्रूव करते आ रहे हैं और ये हुजाज की फीडबैक की बुनियाद पर ही इसको आगे डिज़ाइन किया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हज पॉलिसी जो है पिछले तकरीबन 8-10 सालों से ठीक जा रही है, स्मूथ जा रही है। तो इसमें स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का जो इजरा किया गया है वो ये है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खुद अपने लिए या पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए सरकारी हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप के तहत वो वहाँ से बैरून मुल्क से रेमिटेंस भिजवा सकते हैं। उनको फिर ये अट्रैक्शन ये है कि उनका नाम बगैर कुरानदारी मंजूर किया जाएगा। तो इस ज़मन में वजारत ने तकरीबन 14 बैंक नामजद किए हैं, उनमें से बैंकों के पास डॉलर अकाउंट खोलने की इजाज़त है। और आज इंशाल्लाह तकरीबन तमाम बैंकों से जो उनके डॉलर अकाउंट हैं वो हमारे पास मौजूद हो जाएंगे और कल से इंशाल्लाह हमने फिर इसमें इश्तिहार हमने देना है और उसमें तमाम जो डॉलर अकाउंट्स हैं उनकी तफसील मौजूद है और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो इसमें रेमिटेंस भिजवा सकेंगे। अब आपका ये सवाल है कि मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, गल्फ में है, बरतानिया में है, अमेरिका से है, तो ये चूँकि डॉलर अकाउंट है वहाँ पर जो भी करेंसी है उसी में ही वो सबमिट करेंगे, लेकिन उनको जो हमने एक मखसूस डॉलर की पेमेंट बताई है उतनी इन्होंने भिजवानी है। वो बेशक वो मलेशियन रंगेट में करें या रियाल में करें या दिरहम में करें, लेकिन वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे डॉलर में पहुँचेगी। सर ये उमर भट्ट साहब जो मैं ये जानना चाहूँगा कि तखमीना जो है स्पॉन्सरशिप हज का वो क्या तखमीना, कितने डॉलर्स हैं? हाँ जी, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए 4000 जो है शुमाली रीजन है 4325 डॉलर ये है और जो जनूबी रीजन है उसके लिए 4285 डॉलर। अच्छा, और अगर सर कीमतों अगर इसमें कमी आती है तो उस सूरत में क्या होगा, आवाम को पैसे वापस मिलेंगे? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ने ये ऐलान किया था क्योंकि डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए जितने भी अखराजात हम ले रहे हैं ये एक पाई हजाज की ये हज स्कीम पर ही इनके अखराजात पर ही खर्च होती है और अगर इससे कोई बचत होती है तो वो हम हाजियों को बिल्कुल वापस करते हैं एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस। ठीक हो गया। उमर भट्ट साहब कहिएगा, निजी हज स्कीम और सरकारी हज स्कीम में क्या फर्क है और तनासुब क्या है? अच्छा जी, आपको मैं वाज़ेह करते चलूँ कि मुल्की कोटा पाकिस्तान का 1,79,210 179,210 ये टोटल मुल्की कोटा है जो कि मरदमशुमारी के हिसाब से ये हमें दिया गया था और अभी चूंकि नया मरदमशुमारी नहीं हुई इसलिए हमारी वैसे है जैसे ही हो जाएगी हम सऊदीया से बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए। तो फिलहाल ये जो तकरीबन 1,80,000 कोटा है हज पॉलिसी के तहत 50% इसकी तकसीम है निजी और सरकारी हज स्कीम में। ठीक है। और जो सरकारी हज स्कीम है इसमें तकरीबन 89,605 ये सरकारी हज स्कीम में जाएंगे और इतने ही तकरीबन 90 के करीब बनते हैं ये निजी हज स्कीम में जाएंगे। और सरकारी हज स्कीम दोनों में फर्क ये है, सरकारी हज स्कीम एक आप कह लें कि इकोनॉमी पैकेज है जो कि बिल्कुल अपर और लोअर क्लास और मिडिल क्लास के हिसाब से देख के बनाया हुआ तो सबके लिए काबिल कबूल है। लेकिन सर आपने जो अपर और मिडिल क्लास की बात की, जिस कदर अब हज के अखराजात जो है वो बढ़ चुके हैं, आप क्या समझते हैं एक आम आदमी
की पहुंच में अब ये हज रह गया है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह के माशी हालात हैं उसी हिसाब से ही सब चीज़ें हैं। अगर हम पिछले साल का और इस साल का अगर हम तकाबल करें रियाल में या डॉलर्स में, जो हम सरकारी हज स्कीम का पैकेज अगर डॉलर्स में देखा जाए तो तकरीबन वही है जो पिछले साल का था। सिर्फ कन्वर्जन रेट का फ़र्क आया है या फिर कुछ हमने सहूलियात का इजाफा किया है, और वो भी आज़मीन हज की ख्वाहिशों पे, और उसको उनकी तरफ से डिमांड थी तो उसको इजाफा किया गया है। मिसाल के तौर पर खाने की सहूलत बेहतर की गई है। पहले सिंगल डिश होती थी तो बाज़ लोग होते हैं एजिड होते हैं, उनको कुछ परहेज होते हैं, अगर पे चावल हैं तो चावल नहीं खा सकते या कोई चीज़, तो वो उसमें एक डिश का इजाफा किया गया है। सही। दूसरा, ट्रेन गुज़श्ता साल हमने नहीं ली थी, तो मशायर में ट्रेन की सहूलत महंगी तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारामद भी है। सही। वो क्योंकि आपको पहले बताया कि ज़्यादातर लोग एजिड होते हैं, तो वहाँ पर मशायर के दौरान चलने के लिए इनको, क्योंकि मीना से अरफात तक का सफ़र जो है तकरीबन 14 किलोमीटर है। वो तो वैसे नॉर्मली बसों के थ्रू होता है लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की कंजक्शन होती है, तो ये ट्रेन बहुत आसान पड़ती है। फिर आप रमी के लिए, रमी जमरात के लिए जाते हैं तो लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सहूलत इस दफ़ा ली है। बिल्कुल सही। तो सहूलियात का भी इसमें इजाफा किया गया है। उमर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और तफसील से हमारे साथ इसकी तफसील शेयर की, और कुछ दिनों में इसके इश्तिहारात आना भी शुरू हो जाएंगे। इस पर तफसील से बात करना बहुत जरूरी था। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखें, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में अब जिक्र करेंगे हिदायतकार और हिदायतकार कैफ़ी का। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और हिदायतकार कैफ़ी, जिनका असल नाम किफ़ायत हुसैन भट्टी है, उनकी आज बरसी है। और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है किफ़ायत हुसैन भट्टी साहब के साहिबजादे असद कैफ़ी ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का, आप लोगों ने बुलाया, थैंक यू सो मच। असद, अपने वालिद साहब के बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम बचपन में जाएंगे। आपके बचपन में किस तरह का बॉन्ड था, किस तरह का रिलेशनशिप था आपका अपने वालिद साहब के साथ? ज़्यादा वो एक होता ना कि बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस एक होती है अपने वालिदैन के साथ। अब्बू के साथ मेरी उस तरह से फ्रैंकनेस नहीं थी, अम्मी के साथ बहुत थी। अब्बू के साथ डिस्कस करते थे, फिल्में भी डिस्कस करते थे और गाने भी डिस्कस करते थे, तो ज़रा एक हल्का सा एक जो होता ना कि पीछे पीछे रहना, तो ज़्यादा झिझक रहती थी अब्बू से ना कि यार अभी क्या फजूल सी कोई बात ना कर दें, या बुरा ना मना जाएं, गुस्सा ना कर दें, तो एक ये होता था। बाकी कोई खैर उतना ज़्यादा सीरियस हम नहीं लेते थे उनको उस एंगल से, क्या ठीक है यार, हमें नहीं पता था कैफी साहब और ये वो, और वो बच्चों को कितना सीरियस लेते थे जरा याद है? बहुत ज़्यादा वो डांट डपट, गुस्सा, स्ट्रिक्टनेस नहीं, स्ट्रिक्टनेस नहीं, प्यार करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत प्यार करते थे, और अब्बू के साथ डिस्कशंस करने का बहुत मजा आता था। हम लोग एक होता था खाना खाने के बाद ना, आओ यार फिर वॉक पे चलिए, मतलब खाना खाने के बाद वॉक पे चलिए का मतलब होता था कि यार आज हमने को बहुत ज़रूरी डिस्कशंस करनी है। और ज़रूरी डिस्कशंस यही है कि यार वो फलानी फिल्म जड़ी हैगी है यार, वो तो शॉट बड़ा चंगा सी, फलानी जड़ी फिल्म हैगी, होता वो टिकिंग नहीं मजदा। तो हमारी बातें ही ये थी सर, हम लोगों ने फिल्म के ऊपर ही बातें की है सर, और यही बातें करते रहते थे हम, और कुछ भी नहीं आता था। कोई यादगार वाकया जिसमें बड़ी को डांट पड़ी हो, मार भी पड़ी हो? यादगार वाकया डांट वाला तो मैंने आपको बताया कि मैं सबसे छोटा हूँ जी, तो लाडला था, डांट नहीं मुझे। हाँ, ये है। हाँ। या तो सबसे पहला बच्चा या सबसे लास्ट बच्चा, वो लाडला होता है। वो लाडला होता है। अब्बू से मुझे डांट कभी भी नहीं पड़ी, लेकिन अब्बू का एक वो डर होता था कि यार ये कुछ कह ना दें। अच्छा असद, तो अपने वालिद साहब के साथ सेट्स पे, फिल्म्स के सेट्स पे, शूटिंग्स पे क्या जाया करते थे? मुझे इतना मज़ा आता था स्टूडियो जाने का, मतलब मैं शायद 1-1.5 साल का होऊंगा तो मैं स्टूडियो जाना शुरू हो गया था। अच्छा। तो स्टूडियो की जो एक, आपको मैं बताऊं, स्टूडियो और सिनेमा ये दो ऐसी जगह जहाँ की एक खुशबू है। बिल्कुल। और स्टूडियो सिनेमा वो नहीं जो मल्टीप्लेक्स में, वो नहीं उतारा, मैं मेन थिएटर की बात कर रहा हूँ, शबिस्तान, गुलिस्तान, ये जो है ना, बिल्कुल, इनकी एक खुशबू है, और वो खुशबू बड़ी फैसिनेट करती है। स्टूडियोज में आप चले जाए ना, स्टूडियो जाए तो आपको इर्द गिर्द लोग फिर रहे हैं, कोई कैमरा उठा के जा रहा है, कोई ट्रैक लेके जा रहा है, कोई किसी को गल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो एक वो माहौल देखते हुए बड़े हुए हैं, तो बड़ा मजा आता है उस चीज़ का कि हाँ यार ये अपने हैं सारे। exactly. जितने भी लोग हैं स्टूडियो में, आज भी मैं काम कर रहा हूँ तो एवरनी स्टूडियो जाते हैं तो मैक्सिमम लोग हैं वो सारे अपने ही हैं। अब्बू के साथ जो किसी ने काम किया हुआ है, किसी ने अम्मी के साथ काम किया हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है उनसे मिलकर। बिल्कुल, तो स्टूडियो का बड़ा मजा है। अच्छा असद कैफी जो है वो माशाल्लाह सुनो टीवी का हिस्सा भी हैं,
और स्लो टीवी पे एक प्रोग्राम जो है हर दिल अजीज प्रोग्राम मस्तियां का हिस्सा है और मस्तियां में भी असद मस्तियां कैफी का करते जो हुए नजर आते हैं। character है, एक तो मस्तियां करते हुए नजर आते हैं, फिर लोगों के भी बहुत फेवरेट हैं और बहुत से कैरेक्टर्स में वो आपको देखना चाहते हैं। हाँ जी, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका मस्तियां के साथ? मस्तियाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी। स्टार्ट है, अभी तो इतने ज़्यादा शोज अभी हुए नहीं है एयर, लेकिन अभी भी मार्केट में छा गए हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो टीम बहुत अच्छी है हमारे पास, एक क्रीम ऑफ मतलब पाकिस्तान आप कह लेंगे। हमारे पास नासिर चिन्योटी हैं, हमारे पास सरदार कमाल हैं, वहीद खान हैं, उकाशा गुल हैं, अजहर रंगीला साहब हैं, अयूब मिर्ज़ा हैं, शजर अब्बास हैं। बहुत अभी सोनिया मुल्तानी ने भी हमें ज्वाइन किया है हमारी टीम को। बहुत बड़ी टीम है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है उन सबके साथ। आसिफ रज़ा जो हैं हमारे जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। वो एक सेम एज ग्रुप के हैं ना, तो आप ये कहते हैं यार ये नहीं करना है यार, वो ऐसे करते हैं, तो वो आपकी बात मान भी लेता है। बट समटाइम्स वो अपनी मनवाते हैं, क्योंकि एट द एंड वो डायरेक्टर भी हैं, तो उनका डायरेक्टर भी बाहर आता है। अच्छा, ये जो अगर हम एक्टिंग की बात करें तो ये एक्टिंग क्या अब्बू से इंस्पायर होके इस तरफ आए, बचपन से शौक था और माशाल्लाह से यूर इमेंसली टैलेंटेड, इतने अच्छे इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, थैंक यू सो मच। क्या ये बचपन से ही चीज थी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, नहीं, मुझे एक्टिंग का बचपन से शौक नहीं था। मुझे डायरेक्शन का शौक था। अच्छा। मुझे कैमरा वर्क सीखने का शौक था। एक्टिंग था यार कर लेंगे, लेकिन ये फिर शौक ना मेरे बड़े भाई जो हैं हसन कैफी, उन्होंने कहा कि बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, शक्ल देखिए आपने अपनी। मैं कहा क्यों? डायरेक्टर ऐसे नहीं होते बेटा, डायरेक्टर्स इस तरह के नहीं होते, डायरेक्टर्स का अलग टेम्परामेंट होता है, आप बदतमीज आदमी जी। डायरेक्टर्स बहुत काम क्वाइट होना चाहिए जी। तो आप अपने आप को ना एक्टिंग की फील्ड में लेके आए, थोड़ा एक्टिंग को देखा। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सिनेमा देखना स्टार्ट किया, मतलब मैं सिर्फ इंडियन फिल्म भी देखता था, पाकिस्तानी हॉलीवुड में, कोरियन सिनेमा भी देखता था, मैं इटालियन भी देखता था। मैंने सारी फिल्में देखना शुरू की और फिर दिमाग खुलता गया कि यार शायद ये भी काम होता है, अच्छा यार इस तरह की स्टोरी भी हो सकती है, अच्छा साइलेंट मूवी भी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। मतलब इस दौर में आगे लोग खामोश फिल्म बना देते हैं, मतलब कोई डर भी नहीं है। इसीलिए आपने कहा कि आसिफ रजा के सामने अगर मैं कुछ कह देता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो बात मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो कितनी अच्छी बात है कि वो बात मान लेते हैं, वरना आप जहाँ से आए हैं वहाँ तो कोई ऐसा ट्रेंड था ही नहीं कि वहाँ को बात माने। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी बात मानते थे, ऐसी बात नहीं, वो भी बात मानते थे। उनसे भी समटाइम्स होता था कि सर अगर हम उसको ऐसे करना तो हाँ ठीक है कर लो अगर होता तो, और कई दफा होता था कि हम गलत होते थे और वही ठीक होते थे। बट ये चलता रहता है, मजा आता है। हाँ, नहीं मैं तो वैसे ही बस जी आपने इज़राह तफन्नुन बात की, मैं मान सकता हूं। इज़राह तफन्नुन में ये हाँ बात जी, करना चाहता वैसी चूंकि मेरे ज़हन में, क्योंकि देखिए किसी भी काम की खूबसूरती यही होती है कि पूरी टीम जो है वो उसमें इंडल्ज हुई होती है और हर बंदा अपना अपना हिस्सा अदा बिल्कुल करता ऐसे ही। मस्तियाँ जो हमारा शो है इसमें ऐसे ही है। आसिफ रज़ा जो है वो अगर आप कह लेंगे जी बहुत ही कुछ जूनियर आर्टिस्ट है ना, अगर आप कह लेंगे बिल्कुल ही एक सीन के लिए आया हुआ है, एक शॉट के लिए आया हुआ है, तो अगर उसको भी कोई आइडिया है ना तो उसने कहा कि यार आसिफ इसको ऐसे कर लें, अगर वो अच्छा है तो आसिफ कहता है ठीक है यार इसको कर लेते हैं। आसिफ की ये एक अच्छी बात है ये। और देखिए ना जमहूरियत का ये हुस्न भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। डिक्टेटरशिप में तो मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टर्स करने का भी शौक है आपको? कैरेक्टर्स करने का, हाँ जी, बहुत से कैरेक्टर्स करने का शौक है मुझे। एक अच्छी फिल्म बनाने का शौक है। अच्छा, किस तरह की फिल्म अगर हम बात करें, क्या उसका सब्जेक्ट होना चाहिए? क्या किसी सोशल इशू पे? नहीं, सोशल इशू मैं नहीं बना सकता। मैं रोम कॉम, ठीक है, रोम कॉम हो जाए, कोई ड्रामा हो जाए, कॉमेडी हो जाए, क्योंकि मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं बना सकता जैसे 3-4 गंजे बैठ के देख लें और कहेंगे अच्छा शॉट था, ये कोई चक्कर नहीं। पैसे बर्बाद हैं, प्रोड्यूसर के भी टाइम भी बर्बाद है। फिल्म वही अच्छी जिसे बाहर निकल के लोग कहें यार बहुत मजा आया, पैसे वसूल हुए, फिल्म वही होती है। बिल्कुल। किसी फिल्म से मैं शायद ये मेरी सोच है, बाकियों का मुझे नहीं पता, किसी फिल्म से आप कुछ सबक नहीं हासिल करते। बाहर निकल के आप कहते कि नहीं यार आज से मैं जैसे इस हीरो ने आज कुली बना है आज मैं भी कुली बनूंगा, नहीं बनता कोई भी, ये सिर्फ फजूल बात होती है। आपको फिल्म एंटरटेनमेंट की पर्पस। अच्छा, तो असद अगर आजकल की हम फिल्म्स की बात करें, इतनी फिल्म्स आई हैं, सिनेमा इंडस्ट्री का कहा भी ये जाता है कि अब रिवाइवल हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या रिवाइवल हो रहा है उन सब्जेक्ट्स पे? और आपको ये नहीं लगता कि जब हम सिनेमा जाते हैं इतना टिकट खर्च के, हम कुछ अच्छा प्लेजेंट देखना चाहते हैं, कि डिप्रेसिंग मार कुटाई वाली फिल्में कोई नहीं देखना चाहता? नहीं, मार कुटाई की भी एक अलग ऑडियंस है। और रिवाइवल की जहां तक बात है तो सिनेमा रिवाइव तो कर रहा है। हमें
मैंने पिछला जो मेरा शो था जिसमें मैं बात एक दफ़ा की थी तो आफ्ताब साहब को बड़ी अच्छी लगी थी। मैं कहा सर हमें 50 करोड़ की एक फिल्म की जरूरत नहीं है, 50 करोड़ रुपए लगा के एक फिल्म बना दो। बिल्कुल। हमें 50 करोड़ में 6-7 फिल्में बनानी, हमें 6-6, 7-7 करोड़ की फिल्में बनानी और ज्यादा फिल्में बनानी, बिल्कुल ज्यादा स्क्रीन्स देनी। अब मौला जट जो है वो लेजेंड ऑफ मौला जट वो पाकिस्तान में 70 या शायद 80 सिनेमाज में लगी है मेरे ख्याल से, और अगर वो 110 या 112 सिनेमाज में लगती तो वो शायद पैसे ज्यादा कमाती हो। बिल्कुल। टिकट के प्राइस अगर थोड़े से कम रखते ही लोग, हाँ जी। टिकट के प्राइस उनका भी कसूर नहीं, मल्टीप्लेक्स वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमने पैसे देने हैं तो वो पैसे इसलिए ज्यादा लगते हैं। पैसे कम रखें, टिकट का प्राइस कम रखें, फिल्म कंटेंट अच्छा हो, कॉमेडी हो, जो भी ऑडियंस देखना चाहती है, अच्छी फिल्म देखना चाहती है। अभी है ईद पे 3-4 फिल्में लग रही हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे हमारी इंडस्ट्री के लिए। मनी बैक गारंटी का मुझे है इंतजार है बहुत ज्यादा। हाँ यस, उसके बारे में कहा जा रहा है अच्छी फिल्म हो कि वो अच्छी फिल्म होगी। yes। वो कूल सी फिल्म लग रही है, मजेदार सी लग रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, सिनेमा लोग जाते हैं इस पर्पस के लिए कि थोड़ा एंटरटेन होके आए। मैं तो सिनेमा इसीलिए ही जाती हूँ, ये और कुछ डिप्रेस साल होके पहले- वापस आने की समझ नहीं आती। बिल्कुल। और कुछ साल पहले तो सिनेमा जाने का इतना ट्रेंड था जब तमाम फिल्में लगती थी। अब तो जब जैसे ही कुछ बैन हो चुकी हैं तो हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की भी इतनी फिल्म्स नहीं है। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ 1995 में 96 में फिल्म आई थी सरगम, अदनान समी की। वो अब मेरे भाई ने की देख ली, वो मरी मैना की थे तो वापसी पे कहते हैं पता है मैंने सरगम देख ली सिनेमा। मैं कहा यार आपने कहा था मेरे साथ देखनी है। कहता फिर अब क्या करें। मैं कहा चलो मुझे नहीं पता। वो रात में 9 बजे का शायद तब 12 बजे का शो था। फिर बिठाया, फिर मुझे लेके गया स्पेशल, फिर जाके फिल्म लगी और थोड़ी सी देखने के बाद इंटरवल के बाद मैं सो गया था। क्यों सो गए थे? इंटरवल के बाद ये वही फिल्म है, समझ जरा जाए ना, ढोल की सो बजाओ गए गोरियों थे। वाली फिल्म की बात। जी, हाँ, yes, इंटरवल yes, के yes, बाद सरगम। फिल्म थोड़ी सी ड्रैग हो गई थी, मैं सो गया था। अच्छा, आपको फिल्म्स का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि मैंने जापानीज सिनेमा भी देखा, पूरी दुनिया के सिनेमा फिल्म्स को आपने ऑब्जर्व किया, तो जिस तरह हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है, किसी मुल्क से 20 साल, किसी से 40 साल, किसी से 50 साल, तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कितनी दूर है पूरी दुनिया से? नहीं देखिए, लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद हम इतना पीछे नहीं रहे। हाँ। हमारे यहाँ पर लोगों को सेंस भी है, कैमरे का भी पता है, लोकेशंस का भी पता है, टेकिंग का भी पता है, सब कुछ पता है, डायरेक्शन का भी पता है। अवाम के अंदर वो एक चीज़ डाल दी ना कि यार तारीफ करने की। हमारे यहाँ पे ना लोग तारीफ नहीं करते, क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं। हालांकि जो फिल्म क्रिटिक होता है ना, उसको खुद अगर आप दे देना फिल्म डायरेक्ट करने के लिए तो वो उतनी ही बकवास फिल्म बनाएगा। सॉरी वर्ड पता नहीं यूज कर सकता नहीं, बट उतनी ही बुरी फिल्म बनाएगा वो। इंडिया में 2-3 क्रिटिक्स हैं ऐसे जो बहुत बोलते थे कि यार ये फिल्म ऐसी है, फिल्म ये ऐसे। जब खुद बनाई तो माशाल्लाह उनकी तीसरा शो नहीं फिल्म चली। तो सिर्फ बुराई ही नहीं करनी है यार, आप अच्छाई कर दो, बाहर निकल के कहते यार अच्छी फिल्म थी। वही बात, एक बंदे ने इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत लगा एफर्ट करके, बिल्कुल एफर्ट करके फिल्म बनाई है। लेकिन आप पाकिस्तानी ड्रामास तो बिकते हैं, वो तो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। अब देखें ना, कंपैरिजन देखें टीवी, क्योंकि फिल्म, मेरे अब्बू कहते थे कि बेटा फिल्म और गाना वो हिट होता है जो डिफेंस वाला भी सुना है और ट्रैक्टर वाला भी सुना है। बेशक। छन्नों की आंख में एक नशा है, वो ट्रैक्टर वाले ने भी उतना ही इंटरेस्ट से सुना, डिफेंस वाले ने भी उतना इंटरेस्ट से सुना। तो फिल्म हो जाए, टीवी हो जाए, जो भी है वो आम आवाम के लिए बनना चाहिए। क्योंकि खवातीन जो है वो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, उन बेचारी ने सारी पूरा दिन बच्चों को स्कूल भेजा, सारे करते हैं, 8 बजे बेचारी जब टीवी लगाएंगी तो फिर वो उसी से हुक हो जाती हैं। क्योंकि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको पता है जी हमारे ड्रामे 1 घंटे का ड्रामा इधर लगना है, फिर चेंज करके उन्होंने 1 घंटे का ड्रामा उधर देखना है। तो वैसे भी हम टीवी से बाहर निकल के लोग वैसे ही मोबाइल पे आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया। सब तो कुछ पाकिस्तानी ड्रामास जो है उनकी जब YouTube की कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं तो वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में देखा जाता है, बाहर के ममालिक UAE में देखा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे, बट आजकल पाकिस्तानी ड्रामास भी थोड़े से वो हुए में एक ही तरह की स्टोरीज ड्रैग होना शुरू हो नहीं, एक ही तरह की स्टोरी से बन रहा है ना कि बिल्कुल क्या वर्ड यूज करके मोनोटोनस है, बिल्कुल मोनोटोनस है। और मुझे लगता है कि सिर्फ वो कुछ चीजों को ग्लोरीफाई शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट माय परसेप्शन। असल में वो कहते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहे हैं, सास बहू की लड़ाई दिखा रहे हैं, और वो मजलूम औरत को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। यही सब्जेक्ट पे ड्रामास। अच्छा, और ड्रामा बनाने वाले कहते हैं यही बिकता है। अच्छा, अब यही बिकता है तो हम क्या करें? हम क्या करें? क्योंकि लोग देखना ही यही चाहते हैं। जहां थोड़ा सा बंदा मजलूम उन्होंने दिखाया, ड्रामा भी हिट हुआ,
और कई लोगों को बुरा भी लगा, मेरे पास तुम हो, वहाँ थोड़ा सा उन्होंने बंदे को मजलूम दिखाया है गलती से, तो उन्होंने देख ले क्या हालत कर दी थी कि बंदे के थे मजलूम होंगे। सही बात है, फेमिनिस्ट ग्रुप तो फिर जाग ही गया। अच्छा कैफी साहब, जाते जाते हम मैसेज भी लेना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहोगे फैंस को, जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, जिनको शौक है, जो यंग लोग हैं, जो आपको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, यस, या फिर असद कैफी को जो लोग फॉलो करते हैं, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द पीपल वाचिंग यू? इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं मैसेज दे सकूँ किसी को, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं, और कोई ऐसी बात भी नहीं कहूँगा बेटा नमाज पढ़ो और बड़ों का अदब करो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो करना है भाई मेरे आप करें, एंजॉय करें लाइफ को। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो यार सीखने से वो इस तरह से आ सकती है कि अच्छा सिनेमा देखें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छे लोगों से मिले, ऑब्जर्व करें, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके साथ एक और करेक्टर आपके साथ होना चाहिए। exactly. मैं अगर असद कैफी हूँ, अगर आपने मुझे एज एन एक्टर बुलाया है तो मेरे साथ एक असद कैफी जो मेरे घर पे होता है वो साथ है, वो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करेगा, तभी उसको मैं अपनी एक्टिंग में लेकर आऊंगा। तो आप जब ऑन एयर आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा बंदा मैंने देखा है कहीं पे। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हर वक्त अपनी ऑन रखें, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा। और किसी दिन दोबारा जरूर हम एक नशिस्त ऐसी रखेंगे जिसमें हम ढेर सारी मजीद बातें भी कर सकें। मजीद बिल्कुल फिल्में डिस्कस करेंगे। यस बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अब बात होगी आपकी सेहत की। जैसे ही गर्मी आती हैं तो पेट की मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़ों में इन पेट की जो कुछ शिकायत हैं इस पर हम तफसील से बात करेंगे, और करना क्या चाहिए, ग़िज़ा में क्या ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए या एहतियात क्या बरतनी चाहिए, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर फरा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जनरल हॉस्पिटल में होती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पेट की बीमारियां बेसिकली हमने इसका टॉपिक चुना, तो इन बीमारियों में क्या क्या बीमारियां आती हैं नॉर्मली, खास तौर पर जब गर्मियां आ रही होती हैं तब किस तरह की बीमारियों को सामना करना पड़ता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको पता है कि जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आम तौर पे जो लोग होते हैं वो इतने अफोर्डिंग नहीं होते हैं, तो वो रेडियों पे से और कटे हुए फल जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हैं जिसमें कांजी होती है, जिसमें वो लाल शरबत होता है। तो ये सारे जो होते हैं ये कोई भी हाइजीनिक तरीके से नहीं बन रहे होते, और इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह भी बैठ रही होती हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो होते हैं, क्योंकि ये खुले पड़े हुए होते हैं तो उसके ऊपर जो है ये बैठ रहे होते हैं। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पेट की बीमारियाँ गर्मियों में ज़्यादा हो जाती हैं। और वो कौन सी बीमारियाँ होती हैं? उसमें आपका टाइफाइड आ जाता है, उसमें आपका हैज़ा या कॉलरा आ जाता है, उसमें आपका हेपेटाइटिस जिसको हम काला यरकान यानी B-C जिसको काला यरकान आम इस्तिलाह में कहा जाता है, और A जिसको पीला यरकान कहा जाता है, ये सारे जो यरकान हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, B और C जो होता है वो आमतौर पे ग़िज़ा से नहीं फैलता, लेकिन A और E जिसको पीला यरकान कहा जाता है वो ग़िज़ा से फैलता है। ग़िज़ा से मेरी मतलब ये है कि जो इन्फेक्टेड ग़िज़ा है, यानी ऐसी ग़िज़ा जिसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है या कोई भी जरासीम बैठा हुआ है या जिसको गंदे हाथ लगे हुए हैं, तो उसके ज़रिए जो है ये फैल सकता है। और दूसरी वजह जो गर्मियों में पेट की बीमारियां फैलती हैं वो ये होता है कि फ्रिज जो होता है वो हर घर में नहीं होता, और अगर हो भी तो आपको पता है लाइट जो होती है वो बार बार जा रही होती है और आ रही होती है। तो एक तो इतना अफोर्डिंग नहीं होते लोग कि वो ताज़ा खाना बार बार बना के रखें, और अगर अफोर्डिंग हो भी तो भी हमारे यहाँ रवाज यही है कि एक ही टाइम पे खाना पकता है और उसके बाद उसको फ्रिज में रख लिया जाता है। अब लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से बाज़ वक़्त वो फ्रिज में भी खराब हो जाता है, और हल्की फुल्की जो स्मेल होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको गर्म करके खा लिया जाता है। तो फिर यही वजह है कि उस वजह से जो पेट की बीमारियां हैं जिसमें हैज़ा, टाइफाइड और ये जो पीला यरकान है, ये मेनली जो है ना ये बीमारियां हैं जो फैलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब पेट के अगर दर्द की बात करें, बच्चों में बात करें पेट के दर्द की, क्या वजूहात हैं, क्यों होता है पेट का दर्द? अच्छा, बच्चों में पेट के दर्द की एक तो यही वजह जो कि मैंने इन्फेक्शन बताई है, उन्होंने स्कूल जाना होता है, स्कूल में वो जाके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पॉकेट मनी दे दी जाती है घर वालों की तरफ से, और बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ बना के दी जाती है तो गर्मी इतनी शदीद पड़ती है हमारे यहाँ कि वो ख़राब भी हो सकती है, लंच बॉक्स में भी वो ख़राब हो सकती है।
तो बच्चों को तो नहीं इस चीज़ का पता चलेगा, वो खा लेंगे। इसी तरह मशरूबात का इस्तेमाल कसरत से, जो अच्छे स्कूल्स हैं ऑब्वियसली वहाँ पे तो वो जूस के डब्बे और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। टेट्रा पैक्स होते हैं जूस के या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। लेकिन जो आम गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, जिससे मेनली हमारे कोई 80% लोग जो हैं वो उधर ही से बिलोंग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि महंगे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो बच्चे तो जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है तो वो एकदम से जो रेडियो वाले हैं वो भागते हैं और बच्चे उनकी तरफ भागते हैं और गोले और मुख्तलिफ कलरफुल किस्म के जो हैं मशरूबात जो है और आइसक्रीम्स होती हैं बर्फ से बनी हुई, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनको, तो उनके पेट में दर्द होती है। दूसरी वजह ये होती है कि पेट में कीड़े बच्चों के अंदर हो सकते हैं, जो कि वजूहात इस चीज़ की बहुत बड़ी वजह होती हैं कि वो पेट में उनको दर्द करें। अब वो कीड़े क्यों पड़ते हैं, वो भी मुस्तकिल तौर पे अगर आप गंदी चीज़ें खाते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपके पेट में जो है बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। वो कीड़े जो होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि उससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है बच्चे को, लेकिन वो ग्रो नहीं करता। पहचान क्या होती है, क्योंकि भूख जो कीड़े उसके अंदर हैं वो भी उनको भी एक्स्ट्रा एक खुराक की जरूरत है, सही। तो इस वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उसको ग़िज़ाइयत चाहिए, बच्चे को चाहिए ग़िज़ा अपने बढ़ने के लिए, कद को बढ़ने के लिए, वो कम पड़ जाएगी। तो इसलिए वो भूख बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन बच्चा फिर कमजोर होगा, बच्चा फिर वीक होगा, एक्टिव नहीं होगा क्लास में, पीछे होगा, लेटा रहेगा, सुस्त रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि भूख लगती ही नहीं है। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं पेट के अंदर जो भूख नहीं लगाते, और वो बच्चा जो है वो उस सूरत में भी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अक्सर बच्चे जो हैं, माओं को देखा गया कि बड़ी स्ट्रगल करती हैं बच्चों के साथ, उनको भूख नहीं लग रही, पीछे भाग रही हैं। किस तरह से इस चीज का तयन किया जाए, किस तरह ये पता चलता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और वो कीड़े हैं जिनसे भूख नहीं लग रही। अब माँ तो ये समझ रही है कि बच्चे को शायद टेस्ट नहीं पसंद आ रहा, माँ बदल के चीजें खिला रही है कि जी बच्चा बहुत पिकी है, तो क्या फौरन टेस्ट की तरफ जाना चाहिए अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा प्रॉपर? अच्छा, ये जो मसला होता है ना कि माँ पकड़ के जो खिला रही है, वो आमतौर पे अमीरों में ही होता है, गरीबों में इतना टाइम ही नहीं होता। वो बस एक कोई चीज, कोई रोटी छोटी पैक करके देगी, खाता है खाए, नहीं खाता ना खाए। अमूमन आपको पता है 10-12 बच्चों का एक वो जलगार होती है, तो वो उसमें नहीं होता। तो अमीरों में यूजुअली तो कीड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आपको शक हो तो उसके लिए जो है हम स्टूल का टेस्ट यानी कि पखाने का टेस्ट बच्चे का करवा सकते हैं। उसमें बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि कीड़े हैं या नहीं है। फिर खून का एक टेस्ट होता है, उसमें एक खास किस्म के जो सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी के अंदर। वो जब कीड़े पेट के अंदर होते हैं तो वो सेल्स जो होते हैं वो नेचुरली उससे फाइट करने के लिए कीड़े से वो जिस्म में बढ़ जाते हैं, तो उससे यू गेट एन आइडिया। फिर भी आपको अगर खदशा हो, आप माँ कोई टेस्ट नहीं करवाना चाहती, क्योंकि गरीब इलाकों में ये बीमारी ज्यादा है, गंदे पानी की वजह से, गंदी खुराक की वजह से, गंदे हाथों की वजह से, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अमीरों को तो ये सारी अवेयरनेस है, तो वहाँ अनलाइकली है, और अगर उनमें है तो आप उनको टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा इजीली। डॉक्टर साहब, एहतियात और इलाज की तरफ अब आते हैं। आपने जिससे बताया कि क्या क्या मेन कॉजेज हैं, खास तौर पर मशरूबात का इंटेक बहुत बढ़ जाता है गर्मियों में, तो एहतियात किस तरह बरती जाए और फिर इलाज? हाँ बिल्कुल, उसमें ये है कि अवेयरनेस अमीरों में तो मतलब जो अच्छा हमारे वेल टू डू लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी कि उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि घर से बनी हुई कोई चीज़ ऐसी स्नैक दी जाए जिसके ख़राब होने के चांसेस कम हो। कोई फ्रूट हो सकता है, जैसे सेब है, या कोई माल्टे है, या कोई भी मिक्स फ्रूट आप जो है सैलेड वगैरह जो है वो बना के दे सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ें जो है वो बच्चों को दें, इनकरेज करें, बजाय इसके कि वो बाहर की। और ताज़ा पका हुआ खाना हो, फ्रेश खाना हो, वो काफ़ी हद तक। फिर मशरूब भी आप कोशिश ये करें कि उनको थर्मोस या कोई फ्लास्क या कोई बॉटल में जो है वो भर के घर से ही पानी जो है वो उबाल के ठंडा करके जो है वो उसको बच्चे को दे दिया जाए, बजाय इसके कि वो बाहर से खरीदे। उनको डिस्करेज किया जाए, पैसे उनको ना दिए जाएं कि वो बाहर से रेडियो पे से ये चीज़ें खरीदें। और अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आवाम को ये बताया जाए कि ये रेडियो पे से खरीद के फल जो है वो ना खाया जाए, कटा हुआ फल। कहा जाता है डॉक्टर साहिबा के जो पेट की बीमारियां हैं, अगर आपको दर्द है या आपको लूज मोशन है या कुछ किसी भी तरह की आपको बीमारी हो गई है, तो वो अपना एक टाइम लेती है ठीक होने में। और बहुत से हॉस्पिटल्स जो है अगर उनकी इमरजेंसी में भी जाएं तो वो सिर्फ पेन रिलीफ ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन पेट रिलेटेड बहुत सारी दवाइयाँ आपको नहीं देते। तो कहा जाता है कि वो एक सर्कल होता है, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं उसको, तो आपका पेट ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होता है। इसमें एक तो कितनी सच्चाई है, एंड हाउ डज इट वर्क?
बेसिकली, और उस दौरान आपको क्या करना चाहिए कि आपके पेट ठीक की है। सफाई हो जाए? अच्छा, पहला जो आपका सवाल है उसका जवाब इस तरह से देती हूँ कि देखिए मोस्टली जो है ना, हम मोशन को बंद नहीं करते, पखाने को बंद नहीं करते, क्योंकि अगर हम पखाने को बंद करेंगे तो सारे जरासीम जो है वो अंदर ही रह जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो भी गंद वगैरह है वो निकल जाए। अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे, यानी ऐसी दवाइयाँ देंगे कि पखाना ना आए, तो सारे जरासीम अंदर रहेंगे और वो जहर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा अंदर बैठ के। तो हमारा मकसद पखाने को, अनलेस यहाँ मतलब अगर बहुत ज़्यादा हैं कि 20-20, 25-25 आ रहे हैं, फिर तो हमें कोई ना कोई दवाई ऐसी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 4 से 5 आ रहे हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसको निकलने दें और साथ साथ पानी की कमी को पूरा किया जाए। और पानी की कमी किस तरह पूरी की जाए? निमकोल वाला पानी दिया जाए, जो कि आम ORS पिया जाए। जी, ORS। अगर वो मुंह के जरिए ले लेता है तो फेयर इनफ। अगर वो मुंह के जरिए नहीं ले सकता, उल्टियां आ रही हैं, तो फिर ड्रिप लगाने की जरूरत पेश आती है। अच्छा। तो यही हम मरीज को भी बताते हैं कि अगर आप मुंह के जरिए लेते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है कि आपको ड्रिप लगाई जाए। सही। आप ठीक है। सिर्फ और सिर्फ निमकोल का पानी पिए। अगर आपको कोई पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, उसकी दवाई दे दी जाती है, ठीक है। और पखाने को हम ये कहते हैं हमने बंद नहीं करना, इसको 2-3 दिन आने दें। अगर कोई उल्टी आ रही है तो उसकी दवाई दी जाती है और मरीज को फारिग कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, दही का इस्तेमाल जो है ना, वो सब लोग कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी अगर आप जाएं वो कहते हैं कि ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए दिन में। प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और खाने के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करती है। What do you think? What is the right time? हमें कब ये दही का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना डेली इस्तेमाल करना चाहिए? और फिर घर जब का या बाहर का? बाहर का बिल्कुल, वो जो हमें पैक्ड हुआ हुआ मिलता है, जो किसी में तो शुगर भी ऐड होती है, जिसकी बहुत लंबी एक्सपायरी होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी आती है। फिर जी ये वो लो फैट है, फ्ला फैट है, शुगर फ्री है, शुगर वाली है, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, 2 तरह के जरासीम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक तो वो होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है, और जो नुकसानदेह होते हैं उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, यानी ऐसी दवाइयां देते हैं जो उन जरासीम को मार देती हैं। लेकिन कुछ जरासीम होते हैं जो मुफीद होते हैं, जो हमारी जो कुव्वत मुदाफियत है उसको बेहतर करते हैं। तो उसके लिए जो है हमने उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है, उन जरासीमों को हमने ताकतवर करना होता है जो हमारे लिए मुफीद हैं। दोनों एक बैलेंस में होते हैं। हमने जो अच्छे वाले जरासीम है उनका बैलेंस जो है वो ज्यादा रखना है, और उसको ज्यादा रखने के लिए नेचुरल जो प्रोबायोटिक है, यानी उस जरासीम को ज्यादा सेहतमंद रखने के लिए जो हमारे लिए मुफीद है, जो हमें अच्छा एक रोल हमारे लिए प्ले करेगा, उसके लिए प्रोबायोटिक्स होती है। और जो कुदरती तौर पे पाई जाने वाली प्रोबायोटिक है वो दही है, ठीक है। और बाकी प्रोबायोटिक्स आजकल दवाइयों वालों ने भी बहुत ज्यादा निकाल लिए, लेकिन जो नेचुरल चीज होती है, जो कुदरती चीज होती है, वो बहरहाल कुदरती चीज होती है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। इसीलिए मैं तो ये भी कहती हूँ कि आपने ताकत की दवाइयाँ अगर लेनी है तो आप मत लें। अगर आप नेचुरली कोई ताकत की चीज खा सकते हैं तो आप वो खाएं। आपने आर्टिफिशियली एक ताकत की दवाई क्यों लेनी है? तो एक ऐसी चीज जो आपके अच्छे वाला जरासीम को बेहतर कर रही है, अगर वो आपको कुदरती तौर पे मिल रही है, यानी दही की सूरत में, तो आप वो खाएं। दूसरी आपने सवाल जो पूछा वो भी बड़ा उसका आसान सा जवाब है कि वही चीज के घर में पक्की हुई बनी हुई कोई भी चीज जो है बाहर का जो है वो कोई भी चीज उससे मुकाबला नहीं कर सकती। एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, यानी वो सस्ती होगी और मतलब हर एक की रेंज में होगी, और दूसरे नंबर पे वो साफ सुथरे तरीके से हमें पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या अज्जा मौजूद है। बाहर का तो नहीं है। डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता वो जो दही बाहर से मिलता है, खुला दही जिसको हम कहते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जमाया जाता है, परात होती है, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, तो क्या वो भी ठीक है? उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं या बेहतर यही है कि हम घर में ही जमाएं? देखिए ना, उसका हमें नहीं कह सकते कि जो जिस गवाले ने उसको जमाया उसके हाथ धुले हुए थे या नहीं थे, वहां उसके ऊपर कितनी मक्खियां बैठी, उसके बर्तन कितना साफ था या नहीं था, जिस चॉपर में वो दे रहा है वो कितना मुज़र सेहत है। वो तो दही लोगों का बहुत फेवरेट है गर्मियों में खास तौर पर। है, लेकिन वो गलत है ना। वो बात वही है ना कि अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जल्दी से एक और भी मुझे कमेंट दे दें कि ये जो दही हम बनाते हैं घर में या बाहर से जो बना हुआ दही बनता है कैसे? नहीं अच्छा। वो ये भी मैं बता सकती हूँ अगर आप कहते हैं जी तो। जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो दही बाहर से मिलता है, क्या खालिस दूध हो तो ही दही बनता है या फिर कोई केमिकल के जरिए? क्योंकि ये भी एक परसेप्शन है कि अच्छा और जो गाढ़ा मतलब थिक हम योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो तभी बन सकती है जब दूध खालिस हो। जैसे कहा जाता है कि डब्बे वाले दूध का दही नहीं जमता। हाँ जी, ये भी एक परसेप्शन है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं आपको उसकी रेसिपी भी बता देती हूँ कि वो दही कैसे जमता है। मेरी अम्मी जमाया करती
होती थी और वो आम ही दूध होता था गवाले का, जो आम वो लेके आता था। जाहिर है उसमें कुछ मिलावट होती है, पानी वो डाल देता है। खालिस दूध लाना तो बड़ा मुश्किल है ना, कि आप जाएं गाय वहाँ पे बाड़े में जाएं और वहाँ पे खुद उसको अपनी मौजूदगी में निकलवाएं, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। तो गवाला जो आपको दूध देता है, आप ये कर सकते हैं एट द मैक्सिमम, हम यही कोशिश ही कर सकते हैं कि उसको अच्छे तरीके से बॉयल दें, ठीक है, ताकि जो गंदा पानी उसने डाला है या जो दूध के अंदर अपने जरासीम है वो मर जाए। अच्छे तरीके से बॉईल देने के बाद उसको आम टेम्परेचर पे आने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, बिल्कुल ठंडा नहीं करना उसको, रूम टेम्परेचर पे आने दें। और उसके बाद आपके पास जो भी कोई पुराना दही पड़ा हुआ है, उसके 2-3 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल के उसको किसी भी कपड़े के ऊपर उसके लपेट के उसको ओवरनाइट आप रखते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी गर्म कपड़ा लेके उसको ओवर, अब जैसे आजकल तो गर्मी है तो इतनी ज्यादा लपेटने की जरूरत नहीं, सर्दियों में जरा थोड़ा सा आप उसको गर्म जगह पे रखें, बिल्कुल सही, तो वो ओवरनाइट जो है वो आपका जम जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बहुत हमने तफसील के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया। तो पेट की बीमारियों से आपने बचना है, खुद भी और अपने बच्चों और घर वालों को भी बचाना है। हम इसी तरह आपकी सेहत का ख्याल रखते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात करेंगे PSL 8 के जारी मैचेस की, और सीनियर एनालिस्ट स्पोर्ट्स एंकर हाफिज इमरान इस वक्त हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, 4 टीमें फाइनल हो गई हैं प्लेऑफ मरहले के लिए। लाहौर वर्सेस मुल्तान होगा और पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो कराची और कोयटा है, सबसे तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं रही इस टूर्नामेंट में भी, इस सीज़न में भी, और पिछली मरतबा भी। ये दोनों टीमें, और कराची बिलखुसूस कोयटा, ये तो 3-4 साल से इनकी कारकर्दगी जवाल का शिकार है। और जब से ये मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान लीग मुंतकिल हुई है, जैसे जैसे यहाँ पर ये मुस्तकिल हुई है, वैसे वैसे कोयटा की ख़राब कारकर्दगी भी मुस्तकिल अपनी जगह पर ठहरी हुई नज़र आती है। तो ये इन दोनों टीमों के लिए तो बहरहाल बहुत ख़राब नताइज के एतबार से भी, और कराची फिर भी कहीं कहीं क्रिकेट अच्छी खेले, वो करीबी मैचेस उनके हुए, सनसनी खेज हुए, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन के मसाइल आखिरी वक्त तक बरकरार रहे। कोयटा के साथ भी यही सूरत हाल रही। अब जब हम चले गए हैं प्लेऑफ्स की तरफ और एक तरीके से हम नॉकआउट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, अभी तक जो 2 टीमें बेहतर नज़र आ रही हैं, इन 4 में भी वो बुनियादी तौर पर मुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमें ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा उनमें तवाज़न नज़र आता है, ज़्यादा उनके जो मसाइल हैं वो बेहतर नज़र आते हैं। बॉलिंग बेहतर है इनकी लाहौर की, इन चारों टीमों से। 4 टीमें, उन चारों में से सबसे बेहतर बॉलिंग इनकी दिखाई देती है लाहौर कलंदर्स की। मिडिल ऑर्डर में अगर आप बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बैटिंग महसूस हो रही है वो मुल्तान सुल्तान्स की है। गुज़िश्ता चंद मैचेस में आप उनकी कारकर्दगी भी देखते हैं तो उन्होंने उसका इजहार भी किया है। अब नॉकआउट मैचेस में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पर लक, किस्मत का बहुत अमल दखल होता है। कौन किसका दिन, समटाइम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका दिन अच्छा नहीं है तो अच्छी टीम भी उस पर हार जाती है। लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जो बेहतर टीमें होती हैं नॉकआउट में भी वो अच्छा ही परफॉर्म करती हैं। जैसा कि लाहौर और मुल्तान है, इनके पास बॉलिंग रिसोर्सेज बेहतर हैं, इनकी बैटिंग बेहतर है, इनके कप्तान अच्छे हैं, ये ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ अगले मरहले में गए हैं। लाहौर ने जो कल मैच हारा है, उनको बेहतर क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी। अगर वो ये मैच अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते और फतह के साथ अगले मरहले का हिस्सा बनते तो आगाज करते उसका, तो वो ज़्यादा बेहतर था। हाफिज साहब, मोहम्मद नवाज की जगह इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये अब चूंकि इस सीज़न में PSL के चूँकि इसके फौरी बाद जो टूर्नामेंट जो पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं वो T20 फॉर्मेट के हैं अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस में, और मोहम्मद नवाज बिल्कुल भी अच्छे रंग में दिखाई नहीं दिए हैं इस पूरे सीज़न में। जबकि दूसरी तरफ इमाद वसीम ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया कराची के लिए। उनकी टीम जीत नहीं पाई है, लेकिन उस हारी हुई टीम में भी अगर आप देखते हैं तो जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और तसलसल के साथ खेल का मुजाहरा किया वो इमाद वसीम ही हैं। तो इसलिए ये जो बातें सुनने को मिल रही हैं, इसकी एक वजह तो यही है कि नवाज़ की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, और उसके साथ साथ जब आप ये जिक्र करते हैं कि उनके मुतबादल के तौर पर किसको लिया जा रहा है, तो वो भी
फिर ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो उनके मुतबादल हैं उनकी कारकर्दगी का मयार पहले से बेहतर है और जिसके साथ उनका मुकाबला है वो उससे बेहतर दिखाई देते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है। सही। अच्छा हाफिज इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे लाहौर और मुल्तान की टीम्स का कि अभी तक की वो दो स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही हैं, तो प्ले ऑफ मरहले से पहले कल के मैच में लाहौर का कराची से हार जाना आपको तशवीशनाक नहीं लगता? ये एक बड़े टारगेट के अगेंस्ट बहुत पहले ही जो है वो लाहौर की टीम हार गई। देखिए सुखैरा साहब, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि ये अगर लाहौर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाता और इस मैच को इसी तरीके से देखता कि इस मैच का गो के उनकी पॉइंट्स टेबल के ऊपर उनको फ़र्क ना पड़े, लेकिन कम अज़ कम जब आप हर मैच को एक ही अंदाज से खेलने की कोशिश करते हैं जिसमें जीत का जज्बा गालिब नज़र आता है, जिसमें आप अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते हैं, तो आपकी टीम का जो एक मोमेंटम बना होता है या जो एक लय में चल रही होती है, जो एक रास्ते पर वो सफ़र कर रही होती है जीत के, अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है, कहीं कोई तातुल आता है, किसी जगह पर वो रुक जाते हैं, यकीनी तौर पर आपको उसके साथ कई चीज़ें न सिर्फ आपकी सामने आती हैं खामियां, बल्कि जो आपकी मुखालिफ टीमें हैं उनको भी ये अंदाज़ा होता है कि हम इन्हें किस तरह से पकड़ सकते हैं। तो जैसे कल के मैच से पहले भी उनके बारे में ये बात ज़रूर होती थी कि हदफ के ताक़ुब में उनके खेल का मयार वो नहीं होता जब कि वो पहले बैटिंग कर रहे होते हैं। तो कल के मैच के बाद वो चीज़ और ज़्यादा वाज़ेह हुई कि अगर टॉस उनके हक में नहीं जाता तो जो मुखालिफ टीमें जो उनके खिलाफ प्ले ऑफ में आएंगी तो उनके पास एक रास्ता ज़रूर होगा कि वो लाहौर को किस तरह से काबू करने की बेहतर अंदाज में कोशिश कर सकते हैं। जो पहला मैच है वही कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन है और यहीं से आप देखें कि मेरा ये ख्याल है कि जो टीम यहाँ से जीतेगी उसके टूर्नामेंट जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल जो टीम पहला मैच जीतेगी उसने फाइनल में चले जाना है, तो उसके टूर्नामेंट जीतने के इस 8वें एडिशन के जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो लाहौर अगर उनके हक में नतीजा नहीं जाता तो वो यकीनी तौर पर ये जो आखिरी मैच उन्होंने खेला है जिसमें उनको नाकामी हुई है, बड़े बुरे तरीके से हारे हैं, तो वो याद ज़रूर करेंगे कि हमें जो तब्दीलियां हमने की थी क्या वो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, और क्या उसी एक रफ्तार के साथ और उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आखिरी मैच भी नहीं खेलना चाहिए था जिनके साथ वो पता हासिल करते हुए आ रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अभी आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।